स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। जैसा कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में आपके समक्ष पहला वीडियो प्रस्तुत हो चुका है। यह इसी क्रम में दूसरा वीडियो है और यह मौर्यकालीन प्रशासन का थ्योरेटिकल पोर्शन का अंतिम वीडियो होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। मौर्य इसमें हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन युद्ध और मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार से थी, ठीक है? उसका विस्तार से हम इसमें अध्ययन करेंगे तथा विभिन्न प्रकार के करों कि मौर्य काल में किन-किन प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, किस प्रकार टैक्स इम्पोज़ किए जाते थे, उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन युद्ध। याद रखिए मौर्य काल में जो युद्ध होता था, उसका जो उद्देश्य होता था केवल और केवल विजय प्राप्त करना होता था। चाहे वो किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त की गई हो, ठीक है? और इसमें होता था एक पहला प्रकार का युद्ध होता था तो इसे प्रकाश युद्ध कहते थे, ठीक है? दूसरा था कूट युद्ध और तीसरा था तूषण युद्ध। याद रखिए प्रकाश युद्ध में भयंकर मारकाट होता था, ठीक है? सेना आमने-सामने की लड़ाई लड़ती थी और इसे कहते हैं प्रत्यक्ष युद्ध भी कहते थे प्रकाश युद्ध को। कूट युद्ध छल प्रपंच से किया गया युद्ध, ठीक है? यानी दुश्मन को धोखा देकर या दुश्मन को भ्रमित करके जो युद्ध लड़ा जाता था उसे कूट युद्ध कहते थे या कूटनीति पे आधारित होता था। जबकि जो तुषड़ युद्ध होता था, ठीक है? तुषड़ युद्ध इसमें राजा को विष देकर उसकी राजा की हत्या कर दी जाती थी और माना जाता था यदि राजा मर चुका है तो सारा ही संकट समाप्त हो गया अर्थात उस राज्य को आसानी से जीता जा सकता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। याद रखिए मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था को मौर्य काल में मस्तिष्क कहा गया है, ठीक है? और आचार्य चाणक्य ने एक बेहतर पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन गुप्तचर प्रणाली का विकास किया था। देखते हैं सर्वाधिक जानकारी जो होती गुप्तचरों के पास होती थी आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में यह कहा है और इसके साथ साथ गुप्तचरों को यह विशेष छूट थी कि वह चौबीसों घंटे राजा के समक्ष कभी भी उपस्थित हो सकते थे, चाहे राजा सो रहा हो, चाहे राजा टहल रहा हो, चाहे राजा भोजन कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो उस तक जो थी गुप्तचरों की सीधी पहुंच होती थी, ठीक है? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था को स्ट्रैबो ने, ठीक है, जो गुप्तचर होते थे इन्हें इंस्पेक्टर कहा है। मेगास्थनीज की इंडिका में इसे ओवरसीपर्स कहा गया है। वहीं बात करें अशोक के अभिलेखों में तो अशोक के अभिलेखों में गुप्तचरों को प्रतिवेदक कहा गया है और वहीं अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट आगे देखते हैं गुप्तचर का प्रमुख। याद रखिए जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचरों का जो प्रमुख होता था उसे महामात्य सर्प कहते थे, ठीक है? महामात्य सर्प, ठीक है? मात्या सर्प कहते थे या गुप्तचरों का प्रमुख होता था महामात्या सर्प, ठीक है? और इन गुप्तचरों की दो विशेष प्रकार की संगठन होता था, एक थी संस्था और दूसरा था संचरा। संस्था उसे कहते थे जहां एक स्थान पर गुप्तचर जो थे रुक कर कार्य करते थे और संचरा में भ्रमणशील होकर वो कार्य करते थे, ठीक है? जो संस्था था वहां पे ज्यादा रिस्क हुआ करता था इसलिए वहां पे जो वेतन था 1000 पण था, वहीं संचरा में 500 पण जो है वार्षिक वेतन दिया जाता था। अब देखते हैं संस्था में किन कौन-कौन से गुप्तचर आते थे और संचरा में कौन-कौन से गुप्तचर आते थे। तो याद रखिए जो संस्था थी, संस्था में विभिन्न देशों में ये जाते थे, किन-किन रूपों में? किसान के रूप में, व्यापारी के रूप में, संत के रूप में, ठीक है? अब इनके रूप हैं संस्था के कापाटिक, वैदेहक, उदास्थित, तापस, गृहपति। अर्थात जो संस्था होती थी ये विद्यार्थियों के रूप में जाके वहाँ निवास करके गुप्तचर करते थे। वैदेहक अर्थात व्यापारी के रूप में, स्थायी व्यापारी के रूप में वहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था को अंजाम देते थे। उदासीत अर्थात सन्यासी के रूप में, तापस अर्थात तपस्वी के रूप में और गृहपति यानी कि किसान के रूप में गुप्तचर प्रणाली ये फैली हुई थी और यह एक जगह स्थायी होकर ये गुप्तचर प्रणाली काम करती थी। वहीं संचरा जो थी वो स्थायी नहीं थी, ठीक है? संचरा में कौन-कौन से आते हैं जैसे सूत्री, रसद, तीक्ष्ण और परिवारजक, ठीक है? अब देखते हैं ये क्या-क्या होते हैं। तो याद रखिए सूत्री जो होता था वो विशेष प्रकार का प्रशिक्षित गुप्तचर था। रसद ये क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर होते थे, ठीक है? ये हत्या भी कर सकते थे। तीक्ष्ण ये सूरवीर गुप्तचर होते थे अर्थात यदि ये पकड़े जाते तो युद्ध युद्ध कला में पारंगत होते थे और वहां से भाग सकने में भी ये पारंगत होते थे, ठीक है? परिवारजक अर्थात भिक्षुड़ी महिलाएं। याद रखिए गुप्तचर व्यवस्था प्रणाली में महिलाओं को भी गुप्तचर के रूप में जो है यूज किया गया था, ठीक है?
तो ये कुछ विशेष प्रकार के गुप्तचर संस्था एवं संरचना जो थी, ये गुप्तचर व्यवस्था की एक अंग थे। ठीक है? अब देखिए गुप्तचर प्रणाली के बारे में तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों शामिल होते थे। ठीक है? और इसका जो उल्लेख मिलता है गुजरात के गिरनार अभिलेख से मिलता है कि गुप्तचर जो थे हर समय सम्राट से मिल सकते थे। ठीक है? उन्हें यह छूट प्राप्त होती थी। चाहे सम्राट भोजन कर रहा हो, चाहे वह शयन कक्ष में लेटा हुआ हो या फिर वह उद्यान में टहल रहा हो, गुप्तचरों की सीधी पहुंच जो थी वो शासकों तक होती थी। या फिर याद रखिए ये जो इनके जो गुप्तचरों के कार्य होते थे कि आम जनमानस की मनोवृत्ति को जानना कि कहीं आम जनमानस में शासक के प्रति विद्रोह की भावना तो नहीं उत्पन्न हो रही किसी कारणों से, ठीक है? या फिर जनता क्या चाहती है शासक से, इसके बारे में वो जानते थे और शासक को आकर उससे परिचित कराते थे। दूसरा, शत्रु देश की स्थिति के बारे में जानना कि शत्रु देश में इस समय क्या चीजें चल रही हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ की अधिकारी तंत्र प्रणाली कैसी है, ठीक है? उन सब के बारे में। अधिकारियों तथा भ्रष्टाचारियों पर नजर भी रखते थे ये गुप्तचर तथा कल्याणकारी कार्यों का आकलन भी करते थे कि जो कल्याणकारी कार्यों के लिए जो धन मुहैया कराया गया है विभिन्न आयोगों को, विभिन्न अध्यक्षों को कि वो उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसका भी आकलन गुप्तचर करते थे। न्याय प्रशासन गुप्तचर प्रणाली के अलावा वो जो मौर्यकालीन न्याय प्रशासनिक व्यवस्था थी वह भी काफी उन्नत किस्म की थी। ठीक है? जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था वह सम्राट स्वयं होता था। ठीक है? यानी जो अंतिम निर्णय होता था वह स्वयं सम्राट का होता था। ठीक है? अंतिम निर्णय जो होता था वो सम्राट का, सम्राट स्वयं सबसे उच्चतम न्यायाधीश हुआ करता था। लेकिन बात करें न्यायालय की तो दो प्रकार के न्यायालय थे। ठीक है? एक था दीवानी न्यायालय जिसे धर्म स्थयी कहते थे। दीवानी स्थल न्यायालयों को धर्म स्थयी कहते थे और फौजदारी न्यायालयों को कंटक शोधन कहते थे। ठीक है? बात करें दीवानी न्यायालयों को धर्म स्थयी कहते थे, वहीं फौजदारी न्यायालयों को कंटक शोधन कहा जाता था। और जो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे इन्हें व्यवहारिक कहा जाता था, जबकि फौजदारी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे इन्हें प्रतिष्ठा कहा जाता था। ठीक है? अब देखते हैं दंड विधान के बारे में। तो याद रखिए जो मौर्यकालीन दंड विधान था वो अत्यंत ही कठोर था। यानी कि उसमें क्या अंग भंग कर दिया जाता था। ठीक है? यानी हाथ पैरों को काट दिया जाता था। आर्थिक जुर्माना एवं मृत्युदंड का भी प्रावधान था। यदि बिक्री कर नहीं दिया गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। पशु की हत्या करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। यदि बात करें राजस्व प्रशासन की तो मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन भी बहुत ही विस्तृत मौर्य जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है? पहली बात तो मौर्य काल जो था, ठीक है, यह एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। ठीक है? पूरे विश्व की पहली केंद्रीकृत शासन प्रणाली मौर्यकालीन शासन प्रणाली मानी जाती है। इसमें विशाल सेनाएं भी होती थी, विशाल नौकरशाही भी थी, विस्तृत प्रशासनिक ढांचा हुआ करता था, तो जन कल्याणकारी कार्यों में लोग रुचि भी लेते थे। ठीक है? आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के करों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये 7 प्रकार के कर कर जो हैं वो कौन-कौन से हैं? तो याद रखिए एक था राष्ट्र कर, दुर्ग कर, वनी कर, खनि कर, व्रज कर, सेतु कर और वणिक पथ कर। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पहला है राष्ट्र कर, अर्थात ग्रामीण और देहाती क्षेत्रों में जो प्राप्त कर होते थे उसे राष्ट्र कर कहा जाता था। दुर्ग कर, नगरों से प्राप्त कर को दुर्ग कर कहा जाता था, अर्थात दुर्गों में रहने वाले लोगों से जो प्राप्त कर किया जाता था उसे दुर्ग कर कहा जाता था। वनी कर की बात करें तो वनों से प्राप्त करों को वनी कर, खनि कर, खनन से प्राप्त करों को खनि कर कहा जाता था। व्रज कर यानी कि पशुओं को चारागाह भूमि से जो प्राप्त कर होते थे उसे व्रज कर कहा जाता था। सेतु कर की बात करें तो फल फूल सब्जियों से प्राप्त कर, अर्थात जो लोग फल फूल उगाते थे, ठीक है, सब्जियां उगाते थे, उनसे भी जो टैक्स वसूले जाते थे उसे सेतु कर कहा जाता था। और वणिक पथ कर जो होता था वो स्थलों से प्राप्त जो स्थलों या फिर जल मार्गों से जो कर प्राप्त होता था उसे वणिक पथ कर कहा जाता था। ठीक है? याद रखिए उस समय जो 3 प्रकार की फसलें होती थी, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है? तो याद रखिए रबी फसलों को हैमन कहा जाता था। ठीक है? खरीफ फसलों को ग्रैस्मिक कहा जाता था और जायद के फसलों को केदार कहा जाता था। ठीक है? ये मौर्यकालीन कुछ
फसलें थी तथा उनके प्रकार थे, ठीक है। यदि बात करें राजस्व प्रशासन व्यवस्था की, ठीक है, तो याद रखिए भू राजस्व प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। भूमि दो प्रकार की होती थी, ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार की होती थी, एक थी राजकीय भूमि, एक थी निजी भूमि। इसके अलावा एक पट्टे पर प्राप्त भूमि भी हुआ करती थी, ठीक है। तो राजकीय भूमि को जो सीता भूमि कहते थे तथा उसके जो अध्यक्ष होता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। सीता भूमि अर्थात यह राज्य की भूमि होती थी, तो इस पे जो खेती कराई जाती थी वो दासों के माध्यम से कराई जाती थी, ठीक है। और जो उससे प्राप्त कर होता था उसे सीता कर कहते थे, ठीक है। संपूर्ण राजकोष जो था, ठीक है, उसका जो स्वामी होता था वो राजा स्वयं होता था, ठीक है। किसान अपने हल, बैल और बीजों का उपयोग करे। यदि किसान स्वयं अपने जो सरकारी भूमि थी उस पे अपने अपना स्वयं का बैल, अपने स्वयं के बीज और हल का प्रयोग करता था, तो उसे आधा जो भाग था उसे आधा भाग प्राप्त होता था किसान को और आधा भाग राजस्व में जमा होता था। लेकिन यदि वह राज्य के संसाधनों का उपयोग करता था तो उसे निम्न भाग उसका प्राप्त होता था और अधिकतर जो भाग था वो राज्य को प्रदान किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निजी भूमि। याद रखिए ये स्ववीर्योपजीवी भूमि होती थी, ठीक है, जिसपे व्यक्ति स्वयं खेती करता था और इस पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता था वह 1/6 था। याद रखिए हमें हर जगह जितने भी गुप्त काल देखेंगे या कोई भी पीरियड हम पढ़ेंगे तो उसमें 1/6 भाग ही टैक्स लिया जाता था। लेकिन जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को तो वह 1/2 भाग टैक्स लेता है, ठीक है, और कुछ नए कर भी इम्पोज करता है। तो यहाँ पे जो टैक्स जो लिया जाता था 1/6 भाग लिया जाता था और 16वां हिस्सा जो था वो सिंचाई कर के रूप में, ठीक है। सिंचाई कर को कहते थे सेतु बंध कर, सेतु बंधु कर, ठीक है, याद रखिए। यह जो था 1/5 से 1/3 भाग भी लिया जा सकता था। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण करों को हम देखते हैं कि मौर्य काल में कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण कर इम्पोज किए जाते थे। तो याद रखिए पहला था पिंड कर, अर्थात संपूर्ण गांव पर लगने वाला जो कर था उसे पिंड कर कहा जाता था। प्रणय कर, संकट काल में लिया जाने वाला कर, ठीक है, संकट काल में जो कर लिया जाता है यानी कि युद्ध होने वाला है, ठीक है, या फिर कोई अन्य राज्य हमला करने वाला है तो ऐसे कार्य, ऐसे समय में प्रणय कर लिया जाता था, जो कि जो वर्ष भर के राजस्व का 1/4 3 से 1/4 भाग हुआ करता था, ठीक है। हिरण्य कर, याद रखिए नगरों से प्राप्त कर को हिरण्य कर कहते थे। विविता कर, राजकीय चारागाह भूमि से जो कर प्राप्त होता था उसे विविता कर कहते थे। बात करते हैं तरदेय कर की, तो याद रखिए तरदेय कर नदी को पार करने में जो टैक्स लगता था उसे तरदेय कर कहते थे। बात करते हैं विष्टि कर की, तो याद रखिए विष्टि कर जो बेगारी कर होता था इसे विष्टि कर भी कहते हैं। वर्तनी कर, वर्तनी कर जो था सड़क पर लगने वाला जो कर था उसे वर्तनी कर कहते थे। चोर रज्जु कर अर्थात पुलिस कर, ठीक है, चौकीदारी कर जो लोगों की सुरक्षा करते थे चौकीदार या पुलिस प्रशासन जो थी लोगों की रक्षा करती थी उसके बदले में कर इम्पोज किया जाता था जिसे चोर रज्जु कर कहते थे, अर्थात चोरों से सुरक्षा के लिए जो चौकीदारी कर लिया जाता था उसे चोर रज्जु कर कहते थे। उदक या उदक भाग कर, याद रखिए उदक भाग यानी कि सिंचाई पे ले जाया जाने वाला कर, ठीक है, वह उदक भाग कर कहलाता था। परहीनक कर, राजकीय चारागाह पर जो कर इम्पोज किया जाता था उसे परहीनक कर कहते थे। उत्संग कर, प्रजा द्वारा सम्राट को दी जाने वाली भेंट, ठीक है, इसे उत्संग कर कहते थे। बात करें बलि कर की, तो बलि कर जो था वो धार्मिक कर हुआ करता था। कौष्ठेय कर, ठीक है, सरकारी जलाशयों से जो प्राप्त कर होते थे, ठीक है, इन्हें कौष्ठेय कर कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी जलाशयों का प्रयोग करता था तो उसके द्वारा सरकार के द्वारा जो था उसे एक टैक्स इम्पोज किया जाता था, ठीक है, उसे कौष्ठेय कर कहा जाता था। मूसिका कर, प्लेग फैलने पर लिया जाने वाला कर, ठीक है, प्लेग फैलने पर जो सुरक्षात्मक उपाय राज्य के द्वारा किए जाते थे तो उसके लिए जो टैक्स वसूला जाता था उसके लिए मूसिका शब्द का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं सेना भक्त कर की, तो पुलिस अभियान के दौरान जिस गांव से सेना गुजरेगी तो उस गांव के लोगों को सेना के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी होती थी, ठीक है, इसे सेना भक्त कर भी कहते थे। इसमें कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था, बस जो सेना गुजरती थी उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना होता था। बात करें आयात कर की, तो यह प्रवेश कर का जो होता था 1/5 भाग होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निर्यात कर। निर्यात कर जो था
ठीक है? निष्काम्य कर ये वस्तुओं से बाहर भेजने वाले को जो कर लगता था, ठीक है? यदि कोई वस्तुओं को हमें विदेशों में निर्यात करना है, तो उसके लिए जो टैक्स इम्पोज़ किया जाता था, उसे निर्यात कर कहते थे। तो ये कुछ 17 प्रकार के हमको मुख्य इम्पोर्टेंट जो थे, वो कर थे, जो वसूले जाते थे मौर्य काल में, जिसे हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, चक्र या प्रांत या क्या था? तो याद रखिए, जो इसका जो प्रमुख होता था, ठीक है, प्रांतों का, उसे प्रांतपति कहते थे या फिर कुमार कहते थे। आर्य प्रमुख भी उसे कहते थे या फिर राष्ट्रिक कहते थे, ठीक है? तो जो प्रांतों की जो व्यवस्था दी जाती थी संभालने के लिए, वो राज परिवार के राजकुमारों को दी जाती थी, ठीक है? यह पद राजा परिवार के सदस्य, अत्यंत विश्वसनीय या फिर योग्य व्यक्ति को दिया जाता था। उज्जैन, तक्षशिला, तोषाली में केवल कुमार नियुक्त होते थे, यानी कि राजकुमारों को इन 3 राज्यों में नियुक्त किया जाता था। तक्षशिला में, तोषाली में और उज्जैन में। यहाँ पे राजकुमारों के अलावा और किसी को नियुक्त नहीं किया जाता था और प्रत्येक 3 वर्ष में प्रदेश का दौरा उसे करना होता था, ठीक है? और प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए जो था, सम्राट स्वयं इन प्रदेशों का आकस्मिक दौरा करता था कि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, ठीक है? अब बात करें मौर्यकालीन प्रांतों की, तो मौर्यकालीन प्रांतों को 5 मुख्य भागों में बाँटा गया, ठीक है? एक था उत्तरापथ, ठीक है? जहाँ पे पंजाब, हरियाणा एवं कुछ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से आते थे। मौर्य काल में अवंतीरठ प्रांत जो होता था, यह मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात एवं राजस्थान के कुछ प्रांत आते थे, ठीक है? दक्षिणापथ में हम देखते हैं संपूर्ण दक्षिण भारत आता था। तोशली, ठीक है? कलिंग या तोशली, इसमें उड़ीसा के राज्य आते थे, ठीक है? और जो पूर्वी प्रदेश था, ठीक है? इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे वर्तमान के क्षेत्र इसमें आते थे, ठीक है? तो बात करें उत्तरापथ की, तो उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। अवंती प्रांत की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी। वही बात करें पूर्वी प्रदेश की, तो पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, कलिंग। कलिंग जो सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था, यह वन संसाधनों से परिपूर्ण था, ठीक है? इसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तर की राजधानी थी वह थी धौली और दक्षिणी राजधानी जो थी वह थी जौगढ़, ठीक है? वहीं बात करें दक्षिणापथ की, तो दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह सुवर्णगिरी थी, ठीक है? अच्छा हाँ, मौर्य काल में कुछ अर्ध स्वायत्त प्रांत भी हुआ करते थे, ठीक है? अर्ध स्वायत्त प्रांत, जैसे गिरनार, सौराष्ट्र, ठीक है? और याद रखिए, यहाँ पे जो गिरनार और सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का जो निर्माण था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, ठीक है? और अशोक के समय इसका जो पुनरुद्धार कराया था, ठीक है? तो उसका पुष्यगुप्त, चूँकि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, ठीक है? अशोक के समय में भी इसका पुनरुद्धार कराया गया था। अन्य कौन-कौन से अर्धस्वायत्त प्रांत थे, याद रखिए, कंबोज, भोज, पिट्विक और आटविक, ये सभी जो थे ये अर्धस्वायत्त प्रांत हुआ करते थे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कमिश्नरी प्रणाली अर्थात मंडल। तो याद रखिए, जो इसका प्रमुख होता था, उसे प्रदेष्टा या प्रादेशिक समाहर्ता के अधीन वह आता था, ठीक है? प्रांत, ठीक है? जो प्रांतों का प्रमुख होता था उसे प्रमुख मंडल कहते थे, ठीक है? तोषाली का जो प्रमुख होता था उसे समापन मंडल। पूर्वी प्रदेश या पाटलिपुत्र, ये कौशाम्बी क्षेत्र में था। और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी जो था, इसका था इस्ला मंडल इसे कहते थे, ठीक है? संग्रहण, याद रखिए, संग्रहण जो था, ठीक है? यह गोप और स्थानिक 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है? तो गोप का जो कार्य होता था, ठीक है, वर्तमान में उसे हम लेखपाल कह सकते हैं, लेखपाल से उसकी तुलना कर सकते हैं। जो गोप का कार्य होता था या जनगणना होता था का, ठीक है, अर्थात गांव की जो जनगणना होती थी या गोप के द्वारा की जाती थी, वहीं स्थानिक जो था उसका कार्य था कर वसूलना। वहीं ग्रामीण व्यवस्था की बात करें तो इसका जो प्रमुख होता था वो ग्रामली हुआ करता था। और ग्राम विद्र परिषद अर्थात गांव के बुजुर्ग एवं जो वरिष्ठ व्यक्तियों की जो संस्था होती थी उसे ग्राम वृद्ध परिषद कहा जाता था, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं संपूर्ण मौर्यकाल, ठीक है? हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आगे जो वीडियो आपको मिलेगा वो प्रश्नोत्तरी पर आधारित होगा।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से यह भी बताएँ कि कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।